This is the exercise portion of chapter number 3 of political science, or often we call civics. The state government part 2. Here we have question number first. Answer the following question. First, the law which the government apply of the following. यानी कि जो लॉ है, ठीक है, जैसे कि पहला हम देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो जो लॉ है, ठीक है, देखिए जैसे कि इन अ कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ आर फॉलोड इन स्टेट बोथ इन सेंटर एंड स्टेट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया में जो लॉ बनेगा वो इंडिया में तो फॉलो होगा ही, साथ में स्टेट यानी कि राज्य में भी फॉलो होगा। वो अगर सेकंड नंबर देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में अगर कोई लॉ बनता है तो सिर्फ कहां फॉलो होगा? सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट में। अगर मध्य प्रदेश में कोई लॉ बनता है, नियम, कहां फॉलो होगा? मध्य प्रदेश स्टेट में। इसमें दो बातें बस याद रखनी है। सेंटर यानी होता है हमारा इंडिया, क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है केंद्र की सरकार। किसी सरकार? केंद्र की सरकार। स्टेट गवर्नमेंट मतलब तो समझते ही हो, राज्य की सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी होता है कंट्री, देश की सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब देश की सरकार। लिख लीजिए, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऊपर में केंद्र की सरकार, लेकिन आप लोग उसे समझोगे नहीं, है ना? केंद्र की सरकार ब्रैकेट में देश की सरकार। किसी सरकार? देश की सरकार। यहाँ देख रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको दो भाषा में लिखे। एक ऐसा लिखे केंद्र सरकार, क्या लिखेंगे? केंद्र सरकार, और ब्रैकेट में देश की सरकार। किसी सरकार? देश की सरकार। स्टेट गवर्नमेंट मतलब आप लोग समझते ही हैं, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य की सरकार, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब देश की सरकार। केंद्र की सरकार उसका एग्जैक्ट मतलब होता है, केंद्र सरकार एग्जैक्ट मतलब, बाकी आप अपने समझने के लिए देश की सरकार, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार अगर कोई नियम बनाएगी तो वो लागू होगा छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश सरकार कोई नियम लागू करेगी तो मध्य प्रदेश राज्य में होगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब देश की सरकार, केंद्र सरकार बोलते हैं वैसे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी, सो द पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together and contest an election and make the government once they win the election. केंद्र सरकार का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है कि लोग मिलते हैं और एक साथ एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा वाले लोग मिलते हैं और बनाते हैं पार्टी। क्या बनाते हैं? पार्टी। और फिर लोग कंटेस्ट द इलेक्शन। कंटेस्ट नहीं होता भाग लेना, क्या होता है? लिखो, पार्टिसिपेट या भाग लेना। कंटेस्ट नहीं होता है भाग लेना। तो चुनाव में उन लोग क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। कंटेस्ट यानी भाग लेना। एंड मेक द गवर्नमेंट वंस दे विन द इलेक्शन। जीतने के बाद फिर उन लोग क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार। कंटेस्ट यानी भाग लेना, क्या होता है? भाग लेना। Then we have third question. What are the three aspects of election process? What are the three aspects of election process? चुनाव। तो चुनाव कैसे होता है आप लोगों ने देखा ही होगा, तो कुछ रटने जैसा काम नहीं है। ऊपर हेडिंग लिख देना, ये क्वेश्चन में ही है ना, द थ्री मेन एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। ऐसा हेडिंग देना रहेगा। क्या रहेगा? ऐसा हेडिंग। इस क्लास में कोई 100 आउट ऑफ 100 नहीं पाया ना, बड़े दुख की बात है, ठीक है। ऐसा हेडिंग देना है, द थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। ऐसा हेडिंग ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। पहला, डिक्लेयरिंग द इलेक्शन मैनिफेस्टो। कैंडिडेट अनाउंस द प्लान्स दे विल इंप्लीमेंट व्हेन दे मेक द गवर्नमेंट। डिक्लेयरिंग यानी होता है घोषित करना। क्या होता है? घोषित करना। मैनिफेस्टो, कहाँ गया मैनिफेस्टो? हाँ, मैनिफेस्टो में उन लोग लिख के देते हैं कि मैं अगर सरकार बना, मैं जीत गया तो मैं ये कराऊंगा, कुआं खोदवाऊंगा, 100 बोरिंग लगाऊंगा, ऐसा करके लिखते हैं ना कि हम इधर सुनो, इधर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दिलाएंगे, ऐसा कुछ कुछ वादा करते हैं ना।
उसी को बोलते हैं मैनिफेस्टो। क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। तो भाषण में रहते हैं ना, वादा करते हैं ना, ऐसा ऐसा हम करेंगे, ठीक है, दिन को रात बना देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है मैनिफेस्टो। क्या होता है? मैनिफेस्टो। सेकंड, इलेक्शन कैंपेन। कैंपेन यानी होता है, क्या होता है कैंपेन यानी? कैंपिंग करना नहीं होता। कैंपेन यानी होता है प्रचार। क्या होता है? और इलेक्शन कैंपेन मतलब चुनाव प्रचार। कैंपेन मतलब प्रचार। इलेक्शन कैंपेन मतलब चुनाव प्रचार। ठीक है, जैसे हम लोग भी कैंपेन करते थे, कोचिंग का पैम्पलेट वगैरह बांटते थे, ठीक है, तो वो क्या हुआ? कोचिंग का कैंपेन हो गया। इलेक्शन कैंपेन मतलब चुनाव का प्रचार हो गया। तो कैंपेन अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हम लोग स्कूल की तरफ से भी जाते हैं प्रचार करने, पता ना, आप लोग देखे होंगे, कई लोग देखे हो ना। हाँ, स्कूल वालों के प्रचार करने जाते हैं ना, तो उसको, वो भी कैंपेन है। क्या है? कैंपेन। इन लोगों का इलेक्शन कैंपेन क्यों? चुनाव के लिए प्रचार करते हैं। देखे हो ना आप लोग, पर्चा देंगे और बोल देंगे कि इस पे बटन दबाएं और हमें अधिक से अधिक मतों से जितवाएं, ऐसा बोलते हैं। थर्ड, जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन, पोलिंग डे इन वेरियस पोलिंग बूथ। पोलिंग डे यानी होता है जहां पर चुनाव, मतदान करने जाते हैं ना, जिस दिन वोट डालने जिस दिन जाते हैं, स्याही लगाते हैं, फिर उस दिन को बोलते हैं पोलिंग डे। क्या बोलते हैं? पोलिंग डे। हाँ, पता नहीं, लेफ्ट हैंड में लगाए थे शायद। फोर्थ, who can become chief minister of a state? Who can become a chief minister of state? राज्य का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? कहाँ गई ये? तो इससे सिंपल सी बात है, आपको मेजोरिटी चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा? मेजोरिटी। यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर द इलेक्शन द पार्टी दैट विंस द मेजोरिटी बाय वोट होल्ड्स अ मीटिंग ऑफ अ पार्टी MLAs and elect their leader who became the chief minister। मेजोरिटी चाहिए होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीट्स है। कितने सीट्स हैं? 90। तो मेजोरिटी होता है हाफ प्लस वन। कितना होता है? हाफ प्लस आधा प्लस एक। तो 90 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो होगा 45, प्लस 1 करेंगे क्या होगा? 46। तो 46 है मेजोरिटी छत्तीसगढ़ में सीएम बनने के लिए। किसे बनने के लिए? छत्तीसगढ़ में सीएम बनने के लिए। अगर छत्तीसगढ़ में 100 विधानसभा सीट रहता तो हाफ करते, यानी 50 प्लस 1 करते, ऐसा। तो मेजोरिटी निकालने का इजी तरीका होता है हाफ प्लस 1, हाफ प्लस। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ में सीएम बनना है तो आपको 46 एमएलए का समर्थन चाहिए होगा। ठीक है, 46 एमएलए आप कहें कि हाँ हाँ हम इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टी को 46 एमएलए जीतने पड़ेंगे, तब आप छत्तीसगढ़ में सीएम बन सकते हैं। हियर वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंच एंड एमएलए? पंच एंड एमएलए। देखिए, पंच जो होता है गांव में होता है, गांव में जैसे सरपंच, गांव का हेड सरपंच, उसके अंडर में पंच होते हैं। पंच इज ऑथराइज इन विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में कौन होता है? पंच, और उसके प्रति उसकी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी होती है। वही एमएलए इज ऑथराइज फॉर अ पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव एरिया। विधायक अपने विधानसभा, जिस विधानसभा क्षेत्र से वो जीते हैं, उसके प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है और उसके लिए वो ऑथराइज रहते हैं। दूसरा, द पंच डील विथ इशू ऑफ विलेज एंड ग्राम पंचायत। गांव में कोई समस्या हुई तो आप पंच के पास जाएंगे, और ग्राम पंचायत में भी कुछ इशू होता है तो उसके प्रति। ठीक है, एमएलए डील्स विथ इश्यूज ऑफ देयर लेजिस्लेटिव एरिया। एक विधायक की जिम्मेदारी उस पूरे एरिया की होती है। ठीक है, हमारे पास ये दो चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि अगर किसी गांव में दिक्कत हुई, आप डायरेक्ट उठ के एमएलए के पास थोड़ी जाएंगे, है कि नहीं है? पामगढ़ खुद एक विधानसभा है, तो हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी है एमएलए की। ठीक है, तो इसलिए जो है नीचे से हायरार्की, पंच
सरपंच, बीडीसी और फिर एमएलए ऐसे बनाया जाता है, ताकि आपके जैसे कि पंच जो होता है आपके मोहल्ले के लोग बनते हैं, तो उनके आप ज्यादा अप्रोचेबल रहते हैं, उनके पास जाना ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, इसलिए ये हायरार्की होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि पंच जो होते हैं ग्राम पंचायत के होते हैं, गांव के, और ये एमएलए जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, या उनकी जवाबदारी अपने लेजिस्लेटिव एरिया की होती है।